नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की। मुंबई में आईएनडीआईए की गठबंधन के 28 विपक्षी दलों के नेताओं का 2 दिन के लिए जमावड़ा मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में लगा है। ये नेता 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। बैठक के पहले दिन आईएनडीआईए गठबंधन ने चुनाव मोड में आने और 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए से मुकाबला करने की अपनी योजनाओं को तेज करने का फैसला किया है। बैठक में कुछ नेताओं ने जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने और एक संयुक्त एजेंडा लाने पर जोर दिया। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही चुनावी सरगर्मियां बहुत बढ़ चुकी है। विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता मुंबई में होने वाली 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए जुटे हुए हैं। इससे पहले इन नेताओं के बीच पटना और बेंगलुरु में भी बैठकें हो चुकी है। पटना और बेंगलुरु में हुई बैठकों के बाद से बहुत कुछ घट चुका है। पहली बैठक में क्या हुआ था, इसमें किन पार्टियों ने हिस्सा लिया था, दूसरी बैठक में क्या क्या हुआ, इसमें किन दलों की सहभागिता हुई, अब तीसरी बैठक में क्या होने जा रहा है, इसमें किन दलों की भागीदारी होगी, इस बार की बैठक का एजेंडा क्या है, आइए जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी राजनीतिक दलों की पहली बैठक 23 जून को हुई। यह बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना के एक अणे मार्ग स्थित सरकारी आवास पर हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बैठक में मेजबान की भूमिका में नजर आए। इस बैठक में ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्रियों ने तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक को बुलाने की कवायद राज्य के महागठबंधन के घटक दलों जदयू, राजद और कांग्रेस ने की। बैठक में समाजवादी पार्टी, एनसीपी, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेएंडके और शिवसेना यूबीटी के नेता मौजूद रहे। वाम गुट का प्रतिनिधित्व सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल ने किया। वहीं बैठक में वरिष्ठ नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। पहली बैठक में नेताओं ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन को बनाने के तौर तरीकों, प्रस्तावित गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों में आम सहमति बनाना था। इस बैठक में आप की ओर से केजरीवाल ने तब दिल्ली अध्यादेश के विरोध में अन्य विपक्षी दलों का साथ मांगा था। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब तो आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था और संसद में सरकार का साथ दिया था। बैठक में केजरीवाल जिस दिल्ली अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का हाथ अपने साथ चाहते थे, उस पर बात नहीं बनी और आप नेता मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर निकल गए। विपक्षी गठबंधन की दूसरी बैठक 13 से 14 जुलाई को बेंगलुरु में होना तय हुआ। इसी बीच 2 जुलाई को महाराष्ट्र में एनसीपी में अजित पवार के नेतृत्व में एक धड़ा टूटकर एनडीए में शामिल हो गया। दूसरी बैठक से पहले पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए। इस दौरान राज्य भर में हिंसा की घटनाएं हुई और कई लोगों की मौत हुई। इन घटनाओं की निंदा उन दलों ने भी की जो कुछ दिन पहले पटना में इकट्ठा बैठे थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो हिंसा के बीच धरने पर ही बैठ गए और आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को खुली छूट मिल रही है और जनादेश को लूटा गया है। इसके अलावा माकपा ने घटनाओं के पीछे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया। आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के दौरान हिंसा के कारण जान माल के नुकसान के लिए राम, शाम और वाम यानी कि भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम जिम्मेदार है। दूसरी बैठक में एमडीएमके, केडी, एमके, बीसीके, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मणि, ये नई पार्टियां जुड़ी।
दूसरी बैठक के एक दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर आप के साथ जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही आपके बैठक में शामिल होने की पुष्टि हो गई। बैठक में पार्टियों ने उन साझा कार्यक्रमों पर गौर किया जिन पर काम किया जा सकता था, जैसे आम मुद्दे जिन्हें उजागर किया जाना चाहिए और आने वाले समय के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। इसके अलावा इन सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे पार्टियों के भविष्य में क्या करने की आवश्यकता है, वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के बाद आगामी संसद सत्र के लिए रणनीति बनाई गई। दूसरी बैठक की सबसे बड़ी हाईलाइट विपक्षी गठजोड़ को मिला नया नाम इंडिया था। वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलन के मुताबिक विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और देश की जनता को इंडिया अलायंस से बहुत उम्मीदें हैं। आज की जो सरकार है उसने भारत देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके की बीमारियां लगा दी हैं, रोग लगा दिया इस देश में। इंडिया अलायंस से लोगों की उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इन रोगों से भारत देश की मुक्ति कराएगा, निजात दिलाएगा और भारत को फिर से प्रगति की राह पर, उन्नति की राह पर आगे ले चलेगा। इसीलिए लोग बड़ी उम्मीद से इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर देख रहे हैं। हमारी पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें साथ आने का एक विचार बना, एक दृढ़ संकल्प सबने मिलकर लिया कि साथ आएंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। बेंगलुरु की जो बैठक हुई उसमें इस अलायंस के स्वरूप पे चर्चा हुई, इसका नामकरण हुआ और इंडिया अलायंस नाम का एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बना। और आज थर्ड फेज की जो बैठक मुंबई में शुरू हो रही है, इसमें आगे का क्या एजेंडा होगा, क्या हमारे मुद्दे होंगे, हम लोगों तक वो मुद्दे कैसे लेकर जाएंगे, आने वाले समय का कैंपेन कैसे चलेगा, उन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा अवश्य होगी। और एक बात ज़रूर है कि जैसे हमने देखा कि इस देश में पहले भी एक बार 1977 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मोर्चा बना, अलायंस बना, और उस अलायंस में देश की जनता साथ आई और उस समय की सरकार को इलेक्शन में हराया। ऐसा ही कुछ आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, लोग देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए साथ आ रहे हैं और साथ आकर एक अहंकारी हिटलर शाही से चलने वाली सरकार को अवश्य हार मिलेगी और देश की जनता अवश्य जीतेगी। कि जिस तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है, तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है, ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे, मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछे कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है, और खास करके उन दिनों में जब ये त्योहार का माहौल है, त्योहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। मुंबई बैठक के पहले दिन तय हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी 2 स्तर पर बनाई जाएगी, पहली सेंट्रल और दूसरी स्टेट लेवल पर। आगे की महत्वपूर्ण रणनीति के लिए दोनों कमेटी मिलकर काम करेंगे। चर्चा के दौरान फैसला किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कम से कम 4 ग्रुप शामिल होंगे, जिनमें एक गठबंधन के संयुक्त कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए, और दूसरा कार्य योजना तैयार करने, और तीसरी सोशल मीडिया को संभालने के लिए, और एक रिसर्च और डेटा एनालिसिस में शामिल होगी। नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचाकर एकजुटता का संदेश दिया। हालांकि आज INDIA गठबंधन का
नया लोगो लॉन्च नहीं होगा। पहले कहा जा रहा था कि आज लोगो लॉन्च होगा, लेकिन लोगो पर चर्चा के दौरान कुछ सुझाव आए हैं। बाद में बदलाव के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। माना जा रहा है कि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल आ सकता है। मुंबई में चल रही 2 दिन की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का साया मंडराने लगा। राहुल गांधी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मसला मुद्दों से भटकाने के लिए है। उधर आप और सपा ने सीट शेयरिंग पर जल्द फार्मूला बनाने को कहा। मुंबई में इंडिया मीटिंग में कपिल सिब्बल की अप्रत्याशित एंट्री से कांग्रेस नेता नाराज दिखे। सिब्बल बैठक में आधिकारिक आमंत्रित सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ने कई कांग्रेसी नेताओं को असहज कर दिया। केसी वेणुगोपाल ने कपिल सिब्बल के अचानक पहुंचने को लेकर उद्धव ठाकरे से शिकायत भी की। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव ने वेणुगोपाल को मनाने की कोशिश की। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने फोटो सेशन में हिस्सा लिया। कपिल सिब्बल ने पिछले साल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और सपा में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि इंडिया गठबंधन को 2 अक्टूबर तक अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सुझाव दिया कि गठबंधन को अगले महीने के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने भी राज्यों में पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देने की अपील करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास अब समय नहीं बचा। बैठक में खड़गे ने एक साझा राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने को भी कहा। उन्होंने नेताओं से इसके बुलेट पॉइंट तैयार करने को कहा। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि संसद सत्र गणेश चतुर्थी के पहले दिन बुलाया जा रहा है और आश्चर्य हुआ कि क्या पक रहा है। उन्होंने कहा हमें अपनी योजनाओं में और देरी नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर हमारे एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे INDIA की बैठक हुई है और इसका संयोजक अभी तक तय नहीं हुआ है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, संयोजक को लेकर के बात पहले भी हुई थी। जैसे कि पहली बैठक हुई पटना में, उसके बाद में दूसरी बैठक में नीतीश कुमार को लेकर जो बातें सामने आई, पोस्टर में उनके फोटो नहीं दिखना या उनको मुख्य ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाना, तो पहले बात चल रही थी, अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार INDIA के संयोजक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं संयोजक नहीं बनूंगा, क्योंकि इसके पीछे एक राजनीति की बात कही गई कि उनका नाम या उनके नाम के प्रस्ताव को लेकर लालू यादव ने कहा था कि उन्हें संयोजक बनाया जाए, और इसके पीछे मंशा ये निकाली गई कि लालू यादव तेजस्विनी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को बाहर निकाल करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद पर बिठा करके और उन्हें केंद्र की राजनीति में रखना चाहते हैं। ये भी कहा गया कि जो संयोजक बनेगा वही मुख्य प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकता है। तो इस प्रकार की अटकलें लगाई गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि INDIA की बैठक में 13 सदस्यीय कमेटी की घोषणा कर दी गई है और इस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा कर दी गई और उस कमेटी में कांग्रेस से वेणुगोपाल को लिया गया है, वहीं UBT शिवसेना से संजय राउत को लिया गया है और साथ ही NCP से शरद पवार को लिया गया है, JMM से हेमंत सोरेन को लिया गया है, DMK से MK स्टालिन को लिया गया है और NC से उमर अब्दुल्ला को लिया गया है, JDU से ललन सिंह को लिया गया और RJD से तेजस्वी यादव को लिया गया। साथ ही आपको बता दूं कि 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी में PDP से महबूबा मुफ्ती हैं, इसमें सदस्य हैं और CPI से D राजा हैं, TMC से अभिषेक बनर्जी हैं और सपा से जावेद अली खान को लिया गया और साथ ही आम आदमी पार्टी से राघव चड्डा को इस समिति में सदस्य बनाया गया है। जी धर्मेश। सूरज जी, मैं एक सवाल इसमें और पूछना चाहूंगी आपसे कि इस कमेटी में छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है? हाँ, इस समिति में उन छोटे दलों को नहीं लिया गया क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन समिति रहेगी और यह समन्वयक समिति रहेगी एक तरह से, तो इस समिति में छोटे दलों को नहीं लिया गया। जी, यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो विपक्ष की रणनीति क्या होगी? सूरज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी। जिस तरह से जनवरी 2023 में
सारे समीकरण बने, चुनाव और विधि आयोग की रिपोर्ट आई। विधि आयोग ने लगभग सभी दलों से 6 तरह के सवाल पूछे, प्रस्ताव मांगे, चुनाव आयोग से भी राय मांगी। उस समय आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि यह संवैधानिक नहीं है। हालांकि यदि कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो कानूनी दृष्टिकोण से एक बात और सामने आ रही कि यहाँ एक बात जो निकल के आएगी कि संविधान की अनुसूची 10 में संशोधन करना पड़ेगा, तब ये चीज लागू हो पाएगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 22वें विधि आयोग ने सभी पार्टियों से और इलेक्शन कमीशन से भी इसको लेकर राय मांगी थी। अब चूंकि जो स्थितियां बन रही तो विपक्षी की जो रणनीति, विपक्षी गठबंधन की जो रणनीति है, और जैसा कि कहा जा रहा सियासी हलकों में ये बात कही जाती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय होता है कि इन सब बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और उनकी कूटनीतिक जो रणनीति होती है उसको लेकर के कई बार ये बात कही जाती है कि उनकी जो कूटनीतिक रणनीति है कि विपक्ष को मौका ही नहीं देना है तैयारी का, और जब विपक्ष को मौका नहीं दिया जाए और उसके पहले ही चुनाव की घोषणा हो जाती है तो स्वाभाविक बात है विपक्ष अपनी रणनीति नहीं बना पाएगा। सूरज जी, तो क्या ये मान सकते हैं कि INDI के लिए मोदी का चक्रव्यूह है, जिसे भेद पाना विपक्ष के पक्ष में नहीं है? ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ इसको लेकर के देश में चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक बात है कि ये एक ऐसा अप्रत्याशित प्रहार है जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी अपेक्षा नहीं थी। तो स्वाभाविक बात है कि INDI अपनी रणनीति बनाने में जुटेगा। INDI जो है वह अपनी उस कूटनीति को कितना चरितार्थ कर पाता है, इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इस बैठक के बाद में जो दूसरी बैठक थी, जैसे लोगों के आपने कहा कि लोगो फाइनल नहीं हो पाया है बैठक में, और साथ ही संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि जैसे लोगों के लिए 6 डिजाइन आई थी तो एक डिजाइन को फाइनल किया गया है, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन होना है। तो इस तरह से विपक्ष की जो रणनीति है उस रणनीति पर भी बहुत कुछ तय होता है कि क्या क्या हो सकता है। जी धर्मेश, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मोदी जो बिल लाए हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, उसका असर INDI की तीसरी बैठक पे पड़ा है। कहना चाहूंगा कि अभी बिल आया नहीं है, केवल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि कमेटी बनाई गई है और कमेटी बना करके कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति जी को जो है इसमें अध्यक्ष बनाया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो बिल लेकर आए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो शिगुफा फैलाया गया है ये कहीं ना कहीं इसीलिए फैलाया गया है ताकि INDI जो बैठक कर रहा है वो अपने मुद्दों से भटक जाए। ये तो बैठक में ही स्पष्ट हो गया है कि यह जो है इस बैठक से और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें हैं। अब इसमें कितना कामयाब हो पाता है NDA, ये तो उस समय पता चलेगा कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है। जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि अभी रणनीति सारी तय नहीं हुई है, धीमे धीमे सारी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। INDI गठबंधन चाहे जितना मजबूत हो जाए, लेकिन 2024 की लड़ाई तभी मुकम्मल होगी जब कांग्रेस मजबूती से भाजपा के खिलाफ खड़ी हो। अगर आप लोकसभा की 543 सीटों को देखें तो इसमें कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका करीब 200 सीटों पर भाजपा से सीधा सीधा मुकाबला है। भाजपा की मजबूती भी इन्हीं 200 सीटों से उभर कर आती है, क्योंकि भाजपा इनमें से 185 से 190 सीटें जीतती है। बाकी बची 350 सीटों में से भाजपा 100 से 110 सीटें जीतती है। ऐसे में अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को मजबूती से उभर कर आना होगा। कांग्रेस के मजबूत होने पर 2024 में INDI का फ्यूचर दिखाई पड़ता है। गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर और चेहरों को लेकर मंथन के बाद तस्वीर सामने होगी, और विपक्षी गठबंधन की चुनावी रणनीति क्या होगी, इस आधार पर राजनीतिक विश्लेषक अपने अनुमान लगा सकेंगे। साथ ही यदि देश में जिस तरह की चर्चा चल रही है कि लोकसभा के विशेष सत्र में यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने की बात हुई तो फिर विपक्ष को तैयारी का मौका भी नहीं मिलेगा और समय से पहले ही चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन के पास इस स्थिति के लिए कोई प्लान B भी है या नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।